जब भी हम लोग ट्वेल्थ के फिजिक्स की बात करते हैं, ट्वेल्थ का फिजिक्स स्टार्ट करते हैं, तो हमेशा ये बात बोलते हैं कि बेसिक आपका अच्छा होना चाहिए। बेसिक कॉन्सेप्ट का मतलब जो आपको 11th के फिजिक्स में भी कंपलसरी है और 12th के फिजिक्स में भी कंपलसरी है, दोनों जगह उसको पढ़ना जरूरी होता है। तो 11th में तो आप सारा टॉपिक पढ़े ही हैं, बहुत डिटेल से पढ़े हैं। यहाँ पर हम लोग शॉर्ट में पढ़ रहे हैं कि जिससे हमको 12th में कोई दिक्कत नहीं आए। 11th के स्टार्टिंग में ये सब पढ़ना होता है, जैसे यूनिट एंड डायमेंशन, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ग्राफ और वेक्टर्स, जिसको हम लोग बेसिक फिजिक्स बोलते हैं। ये बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ना होता है 11th में, लेकिन चूंकि ये स्टार्टिंग में होता है तो बहुत सारे स्टूडेंट का क्लास छूट भी जाता है, या बहुत सारा बच्चा साल भर बाद जब 12th स्टार्ट होता है तो रिवीजन में नहीं भी होता है। इसके लिए एक बार शॉर्ट टाइम में इसको रिवीजन कराया जाता है। तो आज जो हम लोग का रिवीजन का टॉपिक है वो है यूनिट एंड डायमेंशन। लेकिन 11th में यूनिट और डायमेंशन पढ़ने का तरीका अलग होता है, और अभी जब हम 12th में वही टॉपिक को पढ़ेंगे तो शॉर्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड होगा। वो मतलब जो 4, 5, 6 क्लास में होता है वो 1 से 2 क्लास में हम लोग पढ़ते हैं। यहाँ पर केवल एप्लीकेशन देखते हैं हम लोग कि अब 12th में जो 11th में यूनिट डायमेंशन पढ़ा गया था उसको 12th में कैसे अप्लाई करना है। क्योंकि पूरे फिजिक्स में हम लोगों को फिजिकल क्वांटिटी पढ़ना है, या तो आप 11th का फिजिक्स पढ़िए या 12th का फिजिक्स पढ़िए, दोनों जगह पढ़ना एक ही चीज है, फिजिकल क्वांटिटी। और फिजिकल क्वांटिटी का मतलब होता है जिसका मेजरमेंट होता है। जिस चीज का भी मेजरमेंट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटी। तो अगर हम लोग बात करें फिजिकल क्वांटिटी के, physical quantities which can be measured, जिसका मेजरमेंट होता है उसको फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। एग्जाम्पल आप जानते हैं, लेंथ, मास, टाइम, फोर्स, वर्क, पावर एक्सेट्रा, ये सब फिजिकल क्वांटिटी। ये जो अभी हम लोग यूनिट एंड डायमेंशन पढ़ रहे हैं, टॉपिक का नाम है हम लोग का यूनिट एंड डायमेंशन। ये 11th के स्टूडेंट के लिए नहीं है, ये जो 12th में जाने वाला स्टूडेंट है उसके लिए, क्योंकि ये थोड़ा सा कम टाइम में आपको बताया जाता है। 11th में इसको डिटेल से पढ़ना है, इसी चीज को डिटेल से पढ़ाया जाता है जो 11th का बच्चा है, जो 10th पास करके बच्चा आता है। अभी आप 12th में जो बच्चे जाने वाले हैं उसके लिए हम बता रहे हैं कि जो 11th में पढ़ा हुआ टॉपिक है उसको यूज कैसे करना है 12th में। तो जिसका मेजरमेंट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटी। और इस फिजिकल क्वांटिटी का मेनली 2 पार्ट होता है। फर्स्ट होता है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, और सेकेंड होता है डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज का मतलब होता है जो इंडिपेंडेंट होता है, और डिराइव्ड का मतलब होता है जो फंडामेंटल से पे डिपेंड करता है, जो फंडामेंटल से मिलके फॉर्म करता है, नया क्वांटिटी मिलता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिराइव्ड। होल फिजिक्स में आप 11th का फिजिक्स पढ़े या 12th का, फंडामेंटल क्वांटिटी फिजिक्स में केवल 7 है। 7 फंडामेंटल क्वांटिटी है, और बाकी जो भी आप पढ़ते हैं 2 और बताएंगे सप्लीमेंट्री, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल, उसको छोड़ के सब डिराइव्ड होता है फिजिक्स में। फंडामेंटल किसी पे डिपेंड नहीं करता है, फंडामेंटल सबको याद रखना होता है, और ये 11th में ही याद किया जाता है, 9th में भी ये मिलता है। इसी से पूरा फिजिक्स बना हुआ है, और इसी को कंबाइंड करके हम लोग डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी का फॉर्मेशन करते हैं। तो पहला स्टेप है कि आप 7 फंडामेंटल क्वांटिटी को आप जान जाइए, जिससे डिराइव्ड क्वांटिटी बनता है। पूरे फिजिक्स में केवल 7 फंडामेंटल क्वांटिटी है। लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, luminous intensity,
अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। और ये 7 क्वांटिटी का जो एसआई यूनिट है, जो फंडामेंटल क्वांटिटी है, हर एक का एसआई यूनिट होता है। लेंथ का होता है मीटर, मास का किलोग्राम, टाइम का सेकेंड, टेम्परेचर केल्विन, इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर, ल्यूमिनेस इंटेंसिटी कैंडेला, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल। और इसका सिंबल होता है जो शॉर्ट में हम लोग लिखते हैं, तो मीटर को लिखते हैं एम से, किलोग्राम को केजी से, सेकेंड को एस से, केल्विन को के से, एम्पियर को ए से, कैंडेला को सीडी से और मोल को एमओएल से। तो ये तो हो गया आपका यूनिट और उसका सिंबल। और एक होता है डायमेंशन। तो अगर डायमेंशन पूछा जाएगा तो लेंथ का डायमेंशन हम लोग कैपिटल एल, मास का कैपिटल एम, टाइम का कैपिटल टी, बाकी जो यूनिट का सिंबल होता है जनरली वही डायमेंशन भी होता है। जैसे केल्विन को के से डायमेंशन में लिखते हैं, एम्पियर को ए से, कैंडेला का सीडी से और मोल का एमओएल ही रहता है। इलेक्ट्रिक करंट को कुछ लोग ए से लिखते हैं और कुछ लोग आई से, दोनों सही है। इलेक्ट्रिक करंट का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है वो ए भी लिखा जाता है और आई भी लिखा जाता है। तो यही 7 फिजिकल क्वांटिटी है जिसका यूनिट और डायमेंशन हर एक स्टूडेंट को या टीचर को, दुनिया में जो भी आदमी फिजिक्स पढ़ता है, सबको याद रखना पड़ता है, क्योंकि ये किसी पे डिपेंड नहीं करता है। इसी को हम लोग फंडामेंटल या बेस फिजिकल क्वांटिटीज बोलते हैं। ये जो क्वांटिटी है आपका 7 क्वांटिटी, इसी 7 क्वांटिटी को फंडामेंटल या बेस फिजिकल क्वांटिटीज कहा जाता है। फंडामेंटल और बेस फिजिकल क्वांटिटीज, इसी से पूरा फिजिक्स बना हुआ है। अब चूंकि आप लोग 12th में जा रहे हैं तो 11th का कुछ क्वांटिटी आप लोग पढ़े ही हैं, तो डिराइव्ड में हम उसी क्वांटिटी का फॉर्मेशन करके दिखाते हैं कि कैसे आप फंडामेंटल से डिराइव्ड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। डिराइव्ड मीन्स होता है जो फंडामेंटल पे डिपेंड करता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिराइव्ड। तो नेक्स्ट है डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज, जैसे हम लोग अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, वो होता है शॉर्टेस्ट लेंथ। मीन्स डिस्प्लेसमेंट फंडामेंटल क्वांटिटी लेंथ से फॉर्म होता है, और अगर आपको यह पता चल जाए कि डिस्प्लेसमेंट लेंथ से फॉर्म हो रहा है तो उसका ऐसा यूनिट होगा मीटर और डायमेंशन होगा एल। सेकेंड है वेलोसिटी, पढ़े हैं आप लोग 11th में, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब डिस्प्लेसमेंट मीन्स क्या होता है, लेंथ, लेंथ अपॉन टाइम करोगे तो ऐसा यूनिट, लेंथ का मीटर, टाइम का सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, और डायमेंशन पूछा जाएगा तो एल बाई टी, तो ये एल टी इनवर्स होता है। डायमेंशन को ऑलवेज प्रोडक्ट फॉर्म में लिखा जाता है। यूनिट, प्रोडक्ट और डिवीजन दोनों फॉर्म में हो सकता है, प्रोडक्ट में भी लिख सकते हैं और डिवीजन में लिख सकते हैं, लेकिन डायमेंशन ऑलवेज प्रोडक्ट फॉर्म में लिखा जाता है। तो एल टी इनवर्स बोलो या एल टी माइनस 1, वेलोसिटी का डायमेंशन। थर्ड होता है एक्सेलरेशन, जिसका फॉर्मूला आप 11th में पढ़े हुए हैं, चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी हो या केवल वेलोसिटी हो, यूनिट और डायमेंशन सेम होता है। जो वेलोसिटी का होगा वही चेंज इन वेलोसिटी का होगा, क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी मींस v फाइनल माइनस v इनिशियल। और फिजिकल क्वांटिटी को जब ऐड किया जाता है या सब्ट्रैक्ट किया जाता है तो उसके यूनिट और डायमेंशन में कोई चेंज नहीं होता है। तो आप डायरेक्ट भी यूज कर सकते हैं कि वेलोसिटी का डायमेंशन यूनिट मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय टाइम है तो सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और डायमेंशन पूछा जाएगा
तो वेलोसिटी का LT इनवर्स बाय T है, तो LT माइनस 2 ये वेलोसिटी का डायमेंशन होता है। तो जैसे जैसे आप पीछे वाला टर्म जानते हैं यूनिट डायमेंशन, तो नए क्वांटिटी का यूनिट डायमेंशन फॉर्म करना उतना ही ज्यादा इजी होता है। ये सारा क्वांटिटी वो है जो हम 11th में पढ़ चुके हैं, चाहे वो डिस्प्लेसमेंट हो, वेलोसिटी हो, एक्सेलरेशन हो, और ये सब डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है क्योंकि ये फंडामेंटल से फॉर्म हो रहा है। फंडामेंटल को कंबाइंड करके जो नया फिजिकल क्वांटिटी बनाया जाता है उसी को हम लोग डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। फोर्थ है फोर्स। फोर्स का फॉर्मूला आप लोग पढ़ते आ रहे हैं स्टार्टिंग से, मास इनटू एक्सेलरेशन। हम चाहें तो एक्सेलरेशन को ब्रेक भी कर सकते हैं, वेलोसिटी अपॉन टाइम, फिर वेलोसिटी को डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब अगर डायरेक्ट जानते हैं शॉर्ट टाइम में निकालना है तो डायरेक्ट पुट करेंगे, तो ऐसा यूनिट मास का होगा kg, एक्सेलरेशन का डायरेक्ट यूज कर सकते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और बता है कुछ यूनिट साइंटिस्ट के नाम पर है तो इस यूनिट को बोला जाता है न्यूटन। फोर्स का ऐसा यूनिट न्यूटन होता है। kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो फंडामेंटल के टर्म है, इसी को साइंटिस्ट के नाम पर क्या बोलते हैं, न्यूटन। ये भी सही है और ये भी सही है, ये गलत नहीं है, इसी को एक नाम दिया गया है न्यूटन, और सिंबल होता है n। और डायमेंशन पूछेगा तो मास का डायमेंशन देखिए, आप फंडामेंटल क्वांटिटी है, मास का डायमेंशन m होता है, और एक्सेलरेशन आपका डायमेंशन आप पढ़े हुए हैं LT माइनस 2। तो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा mLT माइनस 2, यूनिट न्यूटन, डायमेंशन mLT माइनस 2। 5 नंबर वर्क है। अगर वर्क का निकालना है तो वर्क का होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फॉर्मूला जानते हैं आप लोग, तो फोर्स का न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट का मीटर, और इसको साइंटिस्ट के नाम पे बोला जाता है जूल। और डायमेंशन पूछा जाएगा तो फोर्स का डायमेंशन निकाल चुके हो mLT माइनस 2, और डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन होता है L, तो mLT माइनस 2 इंटू L करेंगे, ये आएगा mL स्क्वायर T माइनस 2, mL स्क्वायर T माइनस 2। और पूरे फिजिक्स में जब आप 12th का फिजिक्स पढ़ेंगे तो 11th का सबसे ज्यादा यही दो डायमेंशन यूज आता है। 12th के फिजिक्स में जो 11th का कोई फिजिकल क्वांटिटी सबसे ज्यादा यूज में आता है, वो एक होता है फोर्स और दूसरा होता है वर्क। तो 11th के इस दोनों क्वांटिटी का डायमेंशन अगर पता है तो 12th के क्वांटिटी का डायमेंशन निकालना बहुत इजी हो जाता है। तो ये दो डायमेंशन सबसे ज्यादा यूज आएगा आपको 12th में, एक फोर्स का हम स्टार लगा देते हैं और दूसरा वर्क का। फोर्स और वर्क, और जो वर्क का होता है वही एनर्जी का भी यूनिट डायमेंशन होता है। वर्क और एनर्जी का यूनिट और डायमेंशन सेम होता है, क्योंकि सबसे ज्यादा टाइप का जो वैरायटी है किसी चीज में फिजिक्स में, वो सबसे ज्यादा वैरायटी आपको फोर्स में मिलेगा और दूसरा एनर्जी में मिलेगा। अब दुनिया के किसी भी टाइप का फोर्स होगा तो उसका यूनिट होगा न्यूटन और डायमेंशन होगा mLT माइनस 2। फोर्स आप जानते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, नॉर्मल फोर्स, टेंशन फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, जितना भी फोर्स है दुनिया में सबका यूनिट एक ही होता है न्यूटन, और सबका डायमेंशन mLT माइनस 2। और जितना भी फिजिक्स में आपको जितना भी टाइप का एनर्जी मिलेगा, हर एक एनर्जी का यूनिट जूल होगा और सभी एनर्जी का डायमेंशन होगा mL स्क्वायर T माइनस 2। एक L का ही डिफरेंस है फोर्स और एनर्जी के डायमेंशन। इसमें mLT माइनस 2, इसमें mL स्क्वायर T माइनस 2। m दोनों में है, T माइनस 2 T माइनस 2 दोनों में है, इसमें L है, इसमें L स्क्वायर है। तो बस एक L का डिफरेंस होता है फोर्स और एनर्जी के डायमेंशन में। और जितना भी टाइप को आपको एनर्जी मिलेगा 12th में, हर एक एनर्जी का डायमेंशन सेम ही होगा, चाहे वो मैकेनिकल एनर्जी हो, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, उसके बाद न्यूक्लियर एनर्जी, लाइट एनर्जी, साउंड एनर्जी, केमिकल एनर्जी, थर्मल एनर्जी, जितना भी टाइप का आपको एनर्जी है, हर एक एनर्जी का ऐसा यूनिट जूल और हर एक एनर्जी का डायमेंशन mL स्क्वायर T माइनस 2 होता है। ये आपको 12th में सबसे ज्यादा यूज आने वाला डायमेंशन है, फोर्स और एनर्जी। अब इसी तरीका से अगर कोई पावर का यूनिट डायमेंशन पूछता है तो पावर का फॉर्मूला आप पढ़े हुए हैं,
वर्क अपॉन टाइम। तो वर्क के बारे में आप जानते हैं, वर्क का क्या होता है, ऐसा यूनिट अभी तुरंत बताएं, जूल, और टाइम का सेकेंड, जूल पर सेकेंड को ही हम लोग वाट बोलते हैं, साइंटिस्ट के नाम पर क्या बोलते हैं, वाट। और डायमेंशन पूछेगा तो वर्क का और एनर्जी का सेम होता है, ml² t-2, टाइम का t, इसको लिखेंगे प्रोडक्ट फॉर्म में, तो ml² t-3, इसका जो डायमेंशन होगा ml² t-3। तो अगर आप डिराइव्ड को ब्रेक करना जानते हैं तो फिर पूरे फिजिक्स में ना तो 11th के किसी फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट डायमेंशन याद करना होगा और ना ही 12th में किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट और डायमेंशन रटना पड़ता है। यूनिट और डायमेंशन कभी भी याद नहीं किया जाता है। आपको अगर क्वांटिटी ब्रेक करना आता है तो आप यूनिट भी निकाल सकते हैं और डायमेंशन भी निकाल सकते हैं। हाँ, अगर कोई यूनिट साइंटिस्ट के नाम पर है तो उस नाम को कभी फॉर्मूला से नहीं निकाला जाता है। नाम ऑलवेज याद रखना पड़ता है, नाम किसी फॉर्मूला से नहीं निकलता है। तो जो जो यूनिट साइंटिस्ट के नाम पर है तो मैक्सिमम तो आप 9-10 तक पढ़ लेते हैं कि फोर्स का यूनिट न्यूटन, वर्क का यूनिट जूल, पावर का वाट, करंट का एम्पियर, रेसिस्टेंस का ओम, उसके बाद टेम्परेचर का केल्विन, ये सब साइंटिस्ट के नाम पर है। और जो 2-4-5 यूनिट नया है जो साइंटिस्ट के नाम पर है, जो अभी तक आप नहीं पढ़े हैं, वो हम आपको बता देंगे। बहुत ज्यादा यूनिट नहीं है, बस वो नाम याद रखना है, क्योंकि फॉर्मूला से, किसी भी फॉर्मूला से दुनिया में किसी भी आदमी का नाम नहीं निकाला जा सकता है। और डायमेंशन में नाम का यूज नहीं होता है। नाम अगर आएगा साइंटिस्ट का तो वो केवल यूनिट में आ सकता है, डायमेंशन में नाम यूज नहीं होता है। तो ये हो गया 7 फंडामेंटल, जिससे पूरा फिजिक्स बना हुआ है। इसके अलावे ये जितना भी आप देख रहे हैं बोर्ड पर, ये सब डिराइव्ड है। फंडामेंटल इंडिपेंडेंट होता है, डिराइव्ड का फॉर्मेशन फंडामेंटल से होता है। लेकिन फंडामेंटल और डिराइव्ड के अलावा होल फिजिक्स में 2 ऐसा क्वांटिटी है जो ना तो फंडामेंटल में काउंट होता है और ना ही डिराइव्ड में, और उस क्वांटिटी को हम लोग बोलते हैं सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज। केवल 2 क्वांटिटी है पूरे फिजिक्स में, 11-12 दोनों को कंबाइंड कर दो तो वो कंप्लीट फिजिक्स कहलाता है। और उस कंप्लीट फिजिक्स में केवल 2 क्वांटिटी ऐसा है जो ना तो फंडामेंटल में आता है ना डिराइव्ड में आता है, उसको हम लोग सप्लीमेंट्री बोलते हैं। और वो सप्लीमेंट्री क्वांटिटी कौन सब है, केवल 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटी है, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज। वो है पहला प्लेन एंगल और दूसरा सॉलिड एंगल। ये दोनों क्वांटिटी ना तो फंडामेंटल में यूज आता है और ना तो डिराइव्ड में। तो प्लेन एंगल का ऐसा यूनिट होता है रेडियन, और इसका होता है स्टेरेडियन। सिंबल पूछा जाएगा तो इसको लिखते हैं RAD और इसको RL। और पूरे फिजिक्स में केवल यही 2 क्वांटिटी है जिसका यूनिट होता है लेकिन डायमेंशन नहीं होता है। कंप्लीट फिजिक्स में केवल यही 2 क्वांटिटी है, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, जिसका यूनिट होता है लेकिन डायमेंशन नहीं होता है। 2 मात्र क्वांटिटी, और ये सप्लीमेंट्री जो ना तो फंडामेंटल होता है ना तो डिराइव्ड होता है, उसी को हम लोग सप्लीमेंट्री बोलते हैं। प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल का ऐसा यूनिट रेडियन, सॉलिड एंगल का ऐसा यूनिट स्टेरेडियन। प्लेन रेडियन को डिनोट करते हैं RAD से, स्टेरेडियन को SR से लिखते हैं। तो 2 क्वांटिटी जिसका यूनिट होता है लेकिन डायमेंशन नहीं होता है। प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल का कोई डायमेंशन नहीं होता है। लेकिन फिजिक्स में आपको कुछ ऐसे क्वांटिटी है जिसका दोनों में से कुछ नहीं होता है, ना तो यूनिट होता है और ना ही डायमेंशन होता है। बहुत सारा ऐसा क्वांटिटी है फिजिक्स में जिसका ना तो यूनिट होगा और ना तो डायमेंशन होगा। इस चीज को दिमाग में रखना है कि ये क्वांटिटी अगर फिजिक्स में कहीं हमको मिलता है, जो अभी हम आपको चार्ट बनवा रहे हैं, उसका ना तो यूनिट होगा
ना तो डायमेंशन होगा। जिसमें पहला होता है नंबर्स, सम क्वांटिटीज हैविंग नो यूनिट एंड डायमेंशन, जिसका ना तो यूनिट होता है और ना तो डायमेंशन होता है। मतलब ये यूनिट और डायमेंशन पर, किसी क्वांटिटी के यूनिट और डायमेंशन पर ये कोई इफेक्ट नहीं डालता है। नंबर्स, दुनिया का कोई भी नंबर हो, पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, इंटीजर हो या फ्रैक्शन हो, किसी भी टाइप का नंबर होगा, उसका कोई भी यूनिट और डायमेंशन नहीं होता है। मतलब नंबर चेंज कर देने से यूनिट डायमेंशन पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। जैसे अगर कोई कहता है इनिशियल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी 8 मीटर पर सेकेंड, तो नंबर चेंज कर गया है लेकिन वेलोसिटी का यूनिट देखिए, पहले भी मीटर पर सेकेंड था, बाद में भी मीटर पर सेकेंड है। नंबर बदलने से यूनिट और डायमेंशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है और ना तो डायमेंशन पे, क्योंकि वेलोसिटी का डायमेंशन LT-1, यहां भी डायमेंशन क्या होगा, LT-1। तो नंबर का ना तो यूनिट होता है और ना तो डायमेंशन होता है। सेकेंड होता है दुनिया का कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन या ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज बोलते हैं। 6 रेशियो जनरली हम लोग यूज करते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा। इस सब का ना तो यूनिट होगा ना तो डायमेंशन। जैसे कोई कहता है साइन 30 डिग्री 1/2 लिखते हैं विदाउट यूनिट एंड डायमेंशन, एक नंबर है। साइन कॉस 10, सेक कॉसेक कॉट का कोई यूनिट डायमेंशन नहीं होता है। जैसे जब हम फोर्स का कंपोनेंट तोड़ते हैं 5 न्यूटन 60 डिग्री, इधर लिखते हैं 5 cos 60 और इधर 5 sin 60। यहां न्यूटन है तो cos 60 आने के बावजूद भी यूनिट क्या रहेगा, न्यूटन, और sin 60 आने के बावजूद भी यूनिट क्या होगा, न्यूटन। जैसे फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, डायमेंशन होता है MLT-2। अब कोई पूछता है F cos थीटा का यूनिट डायमेंशन बताओ, तो सेम ही रहेगा, क्योंकि cos थीटा का कोई भी यूनिट और डायमेंशन नहीं होता है। जो फोर्स का होगा वही F cos थीटा का होगा, वही F tan थीटा का होगा, वही F sin थीटा का होगा। वेलोसिटी का जो यूनिट डायमेंशन होता है वही भी tan थीटा का होता है। मतलब ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो अगर ऐड हो जाता है किसी फिजिकल क्वांटिटी में, तो उससे उसके यूनिट और डायमेंशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो ना तो नंबर का यूनिट डायमेंशन होता है, ना ही ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो का यूनिट डायमेंशन होता है। नेक्स्ट होता है लॉगरिथमिक फंक्शन। लॉग का एक्चुअल में 2 बेस होता है, एक बेस होता है 10 और एक लॉग का बेस होता है e। जिस लॉग का बेस e होता है उसी को ln(x) लिखते हैं। जनरली ये लॉग केवल फिजिक्स में यूज होता है, तो फिजिक्स में हम लोग लॉग को LOG ना लिख के ln लिख देते हैं, क्योंकि जिस लॉग का बेस ये होगा उसी को ln लिखा जाता है। 10 बेस वाला जो लॉग है उसको ln नहीं लिखते हैं। और इस लॉगरिथमिक फंक्शन का भी कहीं भी लॉग टर्म अगर फिजिकल क्वांटिटी में ऐड हो गया तो उसमें यूनिट डायमेंशन पर कोई इफेक्ट नहीं डाल सकता, क्योंकि लॉगरिथम जैसे ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन का यूनिट डायमेंशन नहीं होता है, वैसे ही लॉगरिथमिक फंक्शन का भी यूनिट डायमेंशन नहीं होता है। नेक्स्ट होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। नाम सुने, ये सब मैथमेटिकल टर्म है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन e⁻x लिखते हैं, इसका भी कोई यूनिट डायमेंशन नहीं होता है। फिफ्थ है पावर। एक्सपोनेंट बोलो या पावर बोलो, एक्सपोनेंट और पावर का कोई यूनिट डायमेंशन नहीं होता है। जैसे अगर आप 2 मीटर का स्क्वायर लिखते हैं तो इसका मीनिंग होता है 2 मीटर इंटू 2 मीटर मीन्स 4 मीटर स्क्वायर। जैसे स्क्वायर का एरिया होता है ना, साइड का लेंथ का स्क्वायर, तो 2 मीटर का स्क्वायर मीन्स 2 मीटर इंटू 2 मीटर 4 मीटर स्क्वायर। लेकिन अगर कोई कहता है 2 पे पावर 2 मीटर होगा तो ये मीनिंगलेस है। एक्सपोनेंट में, पावर में कोई यूनिट और डायमेंशन नहीं हो सकता, ओनली नंबर यूज होता है। पावर का ना तो यूनिट होता है और ना तो डायमेंशन होता है। और लास्ट टर्म है रेशियो ऑफ सेम फिजिकल क्वांटिटी। रेशियो ऑफ सेम फिजिकल
क्वांटिटी। सेम फिजिकल क्वांटिटी का अगर रेशियो है तो उसका भी कोई यूनिट डायमेंशन नहीं होगा। 6 मीटर डिवाइडेड बाय 2 मीटर, तो लेंथ अपॉन लेंथ यूनिट और डायमेंशन कैंसिल हो जाएगा, केवल 3 आएगा। तो सेम फिजिकल क्वांटिटी का अगर रेशियो कहीं पे होता है तो उसका ना तो यूनिट होगा और ना तो डायमेंशन होगा। 10 न्यूटन अपॉन 5 न्यूटन, ऊपर भी फोर्स है नीचे भी फोर्स है, कैंसिल होगा, केवल 2 आएगा, ना तो यूनिट होगा ना तो डायमेंशन। डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी के रेशियो का यूनिट डायमेंशन होता है। जैसे वेलोसिटी का आप जानते हैं डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो मीटर पर सेकेंड डायमेंशन भी होता है LT-1। अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी है तो उसके रेशियो का यूनिट भी होगा और डायमेंशन भी होगा। पावर, वर्क अपॉन टाइम, वर्क डिफरेंट क्वांटिटी है, टाइम डिफरेंट क्वांटिटी है, तो उसका यूनिट डायमेंशन होगा। लेकिन सेम फिजिकल क्वांटिटी का अगर रेशियो होगा तो उसका कोई भी यूनिट और डायमेंशन नहीं होता है। तो ये 6 टर्म मेन रूप से दिमाग में रखना है आपको फिजिक्स में, जो यूनिट डायमेंशन पे कोई इफेक्ट नहीं डालता है, क्योंकि इसका ना तो यूनिट होता है और ना तो डायमेंशन। इसमें पहला टर्म है नंबर्स, दूसरा ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो, तीसरा लॉगरिथमिक फंक्शन, चौथा एक्सपोनेंशियल फंक्शन, पांचवा एक्सपोनेंट और छठा रेशियो ऑफ सेम फिजिकल क्वांटिटी। ये 6 टर्म जहां भी आपको, चाहे वो 11th का फिजिक्स हो या 12th का फिजिक्स हो, अभी जो हम पढ़ा रहे हैं आपको यूनिट एंड डायमेंशन, ये 12th के लिए पढ़ा रहे हैं, तो प्योर एप्लीकेशन बता रहे हैं कि अप्लाई कैसे होगा। बहुत ज्यादा डिटेल में इसमें नहीं जा रहे हैं क्योंकि ये चैप्टर है 11th क्लास का, उसमें आपको बहुत डिटेल से यूनिट डायमेंशन पढ़ना है। लेकिन अगर इतना आप यूनिट डायमेंशन जानते हैं तो इतना यूनिट डायमेंशन से आपको 12th के फिजिक्स में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो ये हो गया आपका क्वांटिटी जिसका ना तो यूनिट होता है और ना ही डायमेंशन होता है। तो इस बात को दिमाग में आपको रखना है। नंबर्स, पहला क्या, फर्स्ट क्या बताया, नंबर्स, सेकंड ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो, थर्ड लॉगरिथमिक फंक्शन, फोर्थ एक्सपोनेंशियल फंक्शन, फिफ्थ एक्सपोनेंट और पावर, सिक्स्थ एंड लास्ट द रेशियो ऑफ सेम फिजिकल क्वांटिटी। सेम फिजिकल क्वांटिटी का अगर रेशियो है तो उसका ना तो यूनिट होगा और ना डायमेंशन होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। एक कॉन्सेप्ट है यूनिट एंड डायमेंशन में, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, जो कंपटीशन में भी जिससे क्वेश्चन पूछा जाता है। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। प्रैक्टिकली आप समझिए, 4 kg प्लस 2 kg, 8 मीटर माइनस 6 मीटर, 3 मीटर इंटू प्लस 2 kg, 5 मीटर माइनस 1 सेकेंड, 6 न्यूटन इंटू 2 मीटर, 8 मीटर डिवाइडेड बाय 2 सेकेंड। इस क्वेश्चन का अगर आंसर पूछा जाए तो 4 kg प्लस 2 kg 6 kg, 8 मीटर माइनस 6 मीटर 2 मीटर। लेकिन मीटर में अगर केजी को ऐड करने के लिए किया जाए तो आप कभी ऐड नहीं करते, या मीटर में अगर सेकंड को माइनस करने के लिए कहा जाएगा तो कहते हैं आप मीनिंगलेस। लेकिन ये दोनों सही है, ये मल्टीप्लाई होगा, 6 इंटू 2 8 न्यूटन मीटर, 8 डिवाइडेड बाय 4 मीटर पर सेकेंड। मीन्स डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी का एडिशन और सब्ट्रैक्शन पॉसिबल नहीं है। लेंथ में मास को कभी भी आप ऐड नहीं कर सकते, लेंथ में टाइम को कभी भी सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, लेकिन मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं। जैसे फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, न्यूटन इंटू मीटर है, मीन्स फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट वर्क आता है, तो मल्टीप्लाई आप डिफरेंट क्वांटिटी को करेंगे तो एक नया क्वांटिटी फॉर्मेशन हो जाएगा। डिवीजन भी आप कर सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम वेलोसिटी आ जाता है, न्यू क्वांटिटी का फॉर्मेशन होता है। तो मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन पॉसिबल है डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी का,
लेकिन एडिशन और सब्ट्रैक्शन कभी भी पॉसिबल नहीं है, और इसी को हम लोग प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी बोलते हैं कि ओनली सेम फिजिकल क्वांटिटी कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड। डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी का ना तो एडिशन होगा ना ही सब्ट्रैक्शन होगा। डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी का ना तो एडिशन होता है और ना तो सब्ट्रैक्शन होगा। जब भी होगा तो सेम फिजिकल क्वांटिटी को ही ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जाता है। जैसे अगर हम लिखते हैं 10 मीटर प्लस 4 मीटर इज इक्वल टू 14 मीटर, ध्यान से देखना, फर्स्ट टर्म का यूनिट मीटर, सेकेंड टर्म का यूनिट मीटर, रिजल्ट का भी यूनिट क्या है मीटर। लेंथ को ऐड कर रहे हैं तो डायमेंशन होगा एल एल एल। तो इस इक्वेशन में अगर लेंथ में लेंथ ऐड करेंगे तो लेंथ ही मिलेगा। तो हर एक टर्म का यूनिट और हर एक टर्म का डायमेंशन सेम होना चाहिए। अगर एक भी टर्म डिफर कर गया यूनिट डायमेंशन तो वो एडिशन और सब्ट्रैक्शन कभी भी पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहता है ओनली सेम फिजिकल क्वांटिटी कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड, और सेम फिजिकल क्वांटिटी को ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हर एक टर्म का यूनिट और हर एक टर्म का डायमेंशन ऑलवेज सेम आएगा। उसी तरीका से अगर आप बोलते हैं 6 kg माइनस 2 kg इज इक्वल टू 4 kg, तो ध्यान दो मास में मास को माइनस किया गया तो रिजल्ट मास आया। इसका भी kg, इसका भी kg और इसका भी क्या होगा kg, और मास का डायमेंशन m होता है तो हर एक टर्म का डायमेंशन भी क्या होगा, सेम होगा। तो अगर आपको एक टर्म का यूनिट डायमेंशन बता दे तो उस इक्वेशन में जितना भी टर्म होगा सबका यूनिट और डायमेंशन सेम ही होगा। एग्जाम्पल के लिए अगर कोई पूछता है कि ए में एफ को ऐड किए बी आया, जहां एफ आपको बता दिया फोर्स है, तो बताओ ए और बी का यूनिट डायमेंशन क्या होगा। तो ए में एफ को ऐड किया गया बी आया, एक टर्म आपको पता है फोर्स है, तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ओनली सेम फिजिकल क्वांटिटी कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड। तो ये अगर फोर्स है तो ऐड तभी हो सकता है जब ए भी क्या होगा, फोर्स होगा, और जब फोर्स और फोर्स को ऐड करोगे तो जो रिजल्ट आएगा वो भी फोर्स होगा। तो ए का भी यूनिट न्यूटन होगा, बी का भी यूनिट न्यूटन होगा, ए का भी डायमेंशन mlt-2 होगा और बी का भी डायमेंशन mlt-2 होगा। तो अगर एक टर्म का यूनिट डायमेंशन आप जानते हैं तो उस इक्वेशन में जितना भी टर्म होगा हर एक टर्म का यूनिट और डायमेंशन सेम होगा जब क्वांटिटी को ऐड या सब्ट्रैक्ट किया गया है, क्योंकि डिफरेंट क्वांटिटी को ना तो ऐड किया जा सकता है और ना तो सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है। इससे कुछ क्वेश्चन भी आता है, जैसे अगर कोई आपको इक्वेशन दे दे x is equal to at square minus bt plus c. Here x is displacement and t is time. Then find the dimension of a, b and c. तो इक्वेशन आपको क्या दिया हुआ है, x इज इक्वल टू at स्क्वायर माइनस bt प्लस सी। तो देखो at स्क्वायर में ऐड किया, सब्ट्रैक्ट किया गया है, bt को इसमें ऐड किया गया c को। मल्टीप्लाई डिफरेंट क्वांटिटी का हो सकता है लेकिन एडिशन या सब्ट्रैक्शन डिफरेंट क्वांटिटी का नहीं हो सकता। इसमें अननोन है a, इसमें अननोन है b, इसमें अननोन है c, इसी तीनों का निकालना है। x क्या है, डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन आप जानते हैं l होता है। अब पूरे इक्वेशन में अगर एक टर्म का अगर आप डायमेंशन जानते हैं तो उस इक्वेशन का जितना भी टर्म होगा सबका डायमेंशन सेम ही होगा। यही है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो अब एक का पता है l, तो इसका भी l होगा, इसका भी l होना चाहिए और इसका भी क्या होना चाहिए, l। तो पार्टिकुलरली सबको इक्वेट करो, तो at स्क्वायर का डायमेंशन l होना चाहिए। तो a का डायमेंशन क्या होना चाहिए, l बाई टी स्क्वायर, और t टाइम है तो डायमेंशन में कैपिटल T लिखते हैं
तो ए का डायमेंशन मिल जाएगा आपको LT-2। सेम तरीका से BT-L होना चाहिए, तो इसका मतलब B क्या होना चाहिए L/T। टाइम का डायमेंशन कैपिटल T, तो B का डायमेंशन LT-1 या LT-1। और C का पूछा जाएगा तो डायरेक्ट L होना चाहिए, इसमें T तो है नहीं, तो C का L होना चाहिए। तो किसी भी इक्वेशन में अगर एक नॉन टर्म हो, उसका यूनिट डायमेंशन आपको पता है, तो अगर ऐड और सब्ट्रैक्ट किया गया उस इक्वेशन में, तो 100% टर्म का यूनिट और डायमेंशन सेम होगा, क्योंकि डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी का ना तो एडिशन होता है और ना तो सब्ट्रैक्शन होता है। तो ये हो गया आपको यूनिट और डायमेंशन का कॉन्सेप्ट। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इसका, जिसके बिना आप न्यूमेरिकल्स नहीं बना सकते। न्यूमेरिकल्स बनाने में यूज आता है प्रीफिक्स। बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा है जिसमें प्रीफिक्स का यूज होता है। इंग्लिश में भी आप लोग नाम सुने हैं प्रीफिक्स और सफिक्स। जो पहले लगता है उसको प्रीफिक्स बोलते हैं, जो बाद में लगता है वो सफिक्स। यहाँ पर हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे हैं, यहाँ सफिक्स नहीं पढ़ना है, केवल प्रीफिक्स पढ़ना है। जो यूनिट के पहले यूज होता है उसी को हम लोग प्रीफिक्स बोलते हैं। प्रीफिक्स स्टूडेंट 9th क्लास से रट्टा मारता है, लेकिन उसको पता नहीं चलता कि ये रट क्यों रहे। याद होगा तुम लोगों को कि प्रीफिक्स 9th क्लास में था, जीगा, मेगा, किलो, हेक्टो, डेका, डेसी, सेंटी। वैल्यू भी रटते हैं, लेकिन उसका एप्लीकेशन आना चाहिए। खासकर 12th में प्रीफिक्स का यूज बहुत ज्यादा होता है। और फिजिक्स आप कितना भी पढ़ लें, आपको 100% डाटा पता है, पूरा फिजिक्स का कॉन्सेप्ट पता है, फॉर्मूला आपको पता है, लेकिन अगर एक प्रीफिक्स आप नहीं जानते हैं तो हो सकता है वो क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं हो, आप रिजल्ट तक नहीं पहुंच सकते। तो प्रीफिक्स किसी भी क्वेश्चन को बनने से रोक सकता है, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बावजूद भी। प्रीफिक्स एक नंबर होता है और उस नंबर का एक सिंबल और एक नाम होता है। अगर वो नंबर आपको नहीं पता चलता है तो न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर सकते आप। जैसे एग्जांपल के लिए, जैसे एक फॉर्मूला आप लोग पढ़े S=VT, 9th में भी पढ़ते हैं, 11th में भी पढ़ते हैं। वेलोसिटी दिया हुआ है 6 मीटर पर सेकेंड, टाइम दिया हुआ है 4 सेकेंड। अगर डिस्टेंस बताओ, वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है तो डिस्टेंस S=VT करोगे तो 6 × 4 24 मीटर। बहुत इजी क्वेश्चन है। अब सेम क्वेश्चन रिपीट कर दिए, V 6 मीटर पर सेकेंड, T 4 m/s, तो बताओ s कितना होगा। अभी भी V गिवन है, T गिवन है, फॉर्मूला भी जानते हो S=VT होगा, लेकिन जब तक इस m का वैल्यू नहीं मालूम है, यही प्रीफिक्स है जो सेकंड के पहले लगा हुआ, तब तक ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता है। इस प्रीफिक्स का वैल्यू पता होना कंपलसरी है। विदाउट प्रीफिक्स आप न्यूमेरिकल्स को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। आपको डाटा भी गिवन है, फॉर्मूला भी आप जानते हैं, लेकिन अगर आप प्रीफिक्स नहीं जानते हैं तो फिर आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। तो सबसे हम लोगों के डेली लाइफ में सबसे फेमस प्रीफिक्स है किलो, जिसका सिंबल होता है के, वैल्यू होता है 10⁻3, जिसको हम लोग बोलते हैं 1000। किलो एक प्रीफिक्स है जिसका सिंबल के होता है और वैल्यू 10⁻3 मीन्स 1000 होता है। अब आप 1 किलोमीटर लिखें तो 1000 मीटर, 1 किलोग्राम लिखें तो 1000 ग्राम, 1 किलो सेकेंड लिखें तो 1000 सेकेंड, 1 किलो वाट लिखें तो 1000 वाट, 1 किलो जूल लिखिए तो 1000 जूल। दुनिया के किसी भी यूनिट के पहले आप प्रीफिक्स लगा सकते हैं और उस प्रीफिक्स का वैल्यू, किलो का वैल्यू होता है 1000। किलो का वैल्यू क्या होता है 1000। तो किलो यूनिट नहीं है, किलो प्रीफिक्स है। हम लोग बेवकूफी के वजह से दुकान में जाकर बोलते हैं 1 किलो चावल दे दीजिए, 5 किलो आलू दे दीजिए। तो 5 किलो आलू मतलब 5000 आलू, 1 किलो चावल मतलब 1000 चावल। मास का यूनिट आप पढ़े हुए केजी होता है, किलोग्राम।
ना कि किलो होता है। किलो बिल्कुल अलग चीज है, किलोग्राम अलग चीज है। केजी जो होता है वो मास का यूनिट होता है, किलो जो होता है वो प्रीफिक्स होता है। किलो मीन्स 1000। आप फेसबुक पर, यूट्यूब पर लाइक देखते हैं 5K, इट मीन्स 5 किलो लाइक। 5 किलो लाइक मीन्स 5000 लाइक। के यहाँ किलो है, किलो का मतलब 1000 होता है। 2 किलो आप एम देखते हैं, 2M, एक्चुअल में ये मेगा है जिसको आप लोग मिलियन भी बोलते हैं, मेगा है। मेगा का मतलब होता है 10 to the power 6। 10 to the power 6 मतलब 20 लाख व्यू अगर जाता है तो हम लोग क्या बोलते हैं, मिलियन में गया, या फिर 2 2 4 1 5, तो मिलियन में चला गया तो उसी को मेगा बोलते हैं। ये एक्चुअल में प्रीफिक्स है मेगा। मेगा का वैल्यू होता है 10 to the power 6। तो ऐसा बहुत सारा प्रीफिक्स है जो आपको फिजिक्स में यूज आता है। तो जितना भी फिजिक्स में प्रीफिक्स यूज आता है उसका एक चार्ट हम लोग बना लेते हैं, और वो सबको याद रखना होता है। जैसे आप फंडामेंटल याद रखते हैं वैसे ही प्रीफिक्स भी याद रखना पड़ता है कि किस नंबर का क्या नाम होता है और क्या सिंबल होता है। ये अगर आपको पता है तो फिर आप प्रीफिक्स की वजह से कहीं भी फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स बनाने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। 12th के फर्स्ट चैप्टर से हम लोगों को प्रीफिक्स का यूज आना स्टार्ट हो जाता है। तो प्रीफिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसका वैल्यू और सिंबल आपको मालूम होना चाहिए। जितना भी टोटल फिजिक्स में प्रीफिक्स यूज आएगा उसका हम एक चार्ट बना लेते हैं। 2 साल के फिजिक्स में 11th 12th, 11th हो चुका है आप लोगों का, ये 12th के लिए बताया जा रहा है। तो कौन कौन प्रीफिक्स यूज आएगा 12th में उसका एक चार्ट हमने बना लेते हैं। और ये ऐसा ही प्रीफिक्स है जो पूरे वर्ल्ड में एप्लीकेबल है, ये नहीं कि केवल ये इंडिया में चलता है। SI का मतलब इंटरनेशनल हो गया। और कौन सा प्रीफिक्स होता है देख लो, एक्सा, पेटा, टेरा, जीगा, मेगा, किलो, हेक्टो, डेका, डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पीको, फेम्टो, एटो। इतना ही प्रीफिक्स आपको 11th से लेकर 12th तक के फिजिक्स में यूज आएगा। लेकिन आपको न्यूमेरिकल्स बनाने में प्रीफिक्स का नाम कभी नहीं देगा, प्रीफिक्स का सिंबल देगा जिससे आपको नाम पता चलना चाहिए। सिंबल दिया हुआ रहेगा प्रीफिक्स का, एक्सा को ई से लिखते हैं, पेटा को पी से, टेरा को टी से, जीगा को जी से, मेगा को एम से, किलो को के से, हेक्टो एच, डेका डीए, डेसी डी, सेंटी सी, मिली, देखो मेगा कैपिटल एम, मिली होता है स्मॉल एम, फिर माइक्रो, एम नहीं लिखना अब इसको म्यू लिखा जाता है। इस सिंबल को क्या पढ़ते हैं, म्यू। नैनो एन, पीको पी, कैपिटल पी, पेटा होता है स्मॉल पी, पीको होता है, फेम्टो स्मॉल एफ, एटो स्मॉल ए। वैल्यू पूछेगा, पावर ऑफ 10 के टर्म होता है वैल्यू, 10 to the power 18, 10 to the power 15, 10 to the power 12, 3 का गैप होता है, 10 to the power 9, 10 to the power 6, 10 to the power 3, देख लो किलो है 10 to the power 3। उसके बाद लगातार लेते हैं, 10 to the power 2, 10 to the power 1, 10 to the power -1, 10 to the power -2, 10 to the power -3, +3 से -3, फिर 3 का गैप होता है, 10 to the power -6, 10 to the power -9, 10 to the power -12, 10 to the power -15, 10 to the power -18। तो ये आपका प्रीफिक्स का चार्ट है जो 11th से लेकर 12th तक के फिजिक्स में यूज आता है। और अगर इस पे एक बार आप काम कर लेते हैं तो दुनिया का कोई भी न्यूमेरिकल्स प्रीफिक्स के वजह से नहीं रुक सकता है। इसलिए ये चार्ट आपको कमांड होना चाहिए जिससे आपको क्वेश्चन बनाने में दिक्कत नहीं होगा। डाटा कैसे देगा, इस प्रीफिक्स का यूज कैसे होता है वो समझ लो। जैसे अगर कोई कहता है कि लेंथ है 2 mm, अब देखो 1 m प्रीफिक्स है और 1 m यूनिट है, ये इसको पढ़ने के लिए आना चाहिए 2 मिलीमीटर। अब कहेगा वैल्यू बताओ, तो स्मॉल m मिली होता है, वैल्यू होता है 10 to the power -3, तो 2 × 10 to the power -3 मीटर।
ये यूनिट है, ये प्रीफिक्स है। टाइम है 4ns, 4 स्मॉल n देखो सिंबल नैनो का होता है, तो 4 नैनो ये यूनिट हुआ, सॉरी प्रीफिक्स हुआ, और सेकेंड क्या हुआ यूनिट। वैल्यू पूछेगा 4 इंटू 10 टू द पावर -9 सेकेंड। फोर्स है 2mn, मीन्स 2 कैपिटल M है, 2 मेगा न्यूटन, और वैल्यू पूछेगा बताओ कितना होगा, 2 इंटू 10 टू द पावर 6 न्यूटन। वो एनर्जी है किसी बॉडी का 5 गीगा जूल, 5 गीगा जूल, तो जी का कैपिटल जी, जी का 10 टू द पावर 9, 5 इंटू 10 टू पावर 9 जूल। तो अगर आपको यहां से यहां कन्वर्ट करना नहीं आता है तो फिर आप न्यूमेरिकल्स नहीं बना सकते हैं, और ये वही स्टूडेंट कन्वर्ट कर सकता है जिसको प्रीफिक्स का चार्ट मालूम है। ये प्रीफिक्स का चार्ट पता रहेगा तो आप 100% कन्वर्ट कर सकते हैं कि आप उस डाटा को ले सकते हैं कि कौन सा प्रीफिक्स का वैल्यू कितना होता है। और इतना अगर यूनिट डायमेंशन आपका कंप्लीट है तो पूरे फिजिक्स में, 12th के फिजिक्स में आपको यूनिट और डायमेंशन की वजह से कोई दिक्कत नहीं आएगी। 11th में यूनिट और डायमेंशन इससे काफी ज्यादा डिटेल में पढ़ा जाता है। हम बार बार करें कि हम लोग 12th में पढ़ रहे हैं, ये चैप्टर 11th का है, तो केवल आपको एप्लीकेशन बताया जा रहा है कि 12th में कितना एप्लीकेशन होगा। और इतना यूनिट डायमेंशन को अगर आप कमांड रखते हैं तो कहीं भी दिक्कत नहीं आ रहा है आपको 12th के फिजिक्स में। 2 डायमेंशन सबसे ज्यादा यूज होगा, एक फोर्स का और एक एनर्जी का। फोर्स का डायमेंशन mLt-2 और एनर्जी का mL²t-2, ये बात को ध्यान में रखना है। 7 फंडामेंटल, 2 क्या है सप्लीमेंट्री, और इसके अलावे पूरे फिजिक्स में जितना क्वांटिटी आपको मिलेगा होल लाइफ, वो सारा का सारा डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी होता है। डिराइव्ड का फॉर्मेशन होता है, डिराइव्ड को रटा नहीं जाता है। जितना ज्यादा आप क्वांटिटी फॉर्म करना जानेंगे उतना आपको इजी होगा यूनिट और डायमेंशन कमांड करने में। यूनिट डायमेंशन रटा नहीं जाता है, लेकिन ये आईआईटी के सिलेबस में भी है, मेडिकल के भी सिलेबस में है, बोर्ड के भी सिलेबस में, हर जगह पूछा जाता है फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट और डायमेंशन। आप 12th बोर्ड देंगे वहां भी क्वेश्चन आएगा, आईआईटी का एग्जाम देते हैं वहां भी आएगा, मेडिकल एग्जाम देंगे वहां भी यूनिट डायमेंशन आएगा, हर जगह इससे क्वेश्चन आता है। तो इतना यूनिट डायमेंशन आप लोग कंप्लीट कीजिए। 12th स्टार्ट करने के पहले का ये बेसिक क्लास हुआ यूनिट एंड डायमेंशन का। थैंक यू।